नमस्कार मित्रों, मैं आपका दोस्त सुमित दैया एक बार फिर से आपके सामने प्रस्तुत हूँ लोकसभा चुनाव का परिणाम और संपूर्ण विश्लेषण 18वीं लोकसभा का लेकर। इसमें यह तो संभव नहीं है कि 543 सीटों का सीटवार या क्रमवार विश्लेषण किया जाए, लेकिन इसमें जो महत्वपूर्ण चीजें और महत्वपूर्ण विषय हैं जिनका विश्लेषण मुझे लगा कि आपके साथ साझा किया जाना चाहिए, वो मैं लेकर के आया हूँ। इसमें मैंने बहुत सारी रिसर्च की है। हमारे CS के जो हमारे मित्र हैं और जो हमारे पंजाब यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हैं, उनके साथ मेरी लंबी बातचीत हुई है। चुनाव नतीजे आने के बाद लगभग 5-6 घंटे की चर्चा हुई। उसके बाद जो निचोड़ निकल करके आया और जो मुख्य मुद्दे और मुख्य जो पॉइंट्स हैं, उस पे आपके साथ जो है ना ये चर्चा मैं करना चाहता हूँ। सबसे पहले तो ये दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र का सबसे बड़ा चुनाव था। चुनाव आयोग को बहुत बधाई दी जानी चाहिए। लगभग 100 करोड़ मतदाता और इसमें लगभग 1.5 करोड़ मतदान कर्मियों ने भाग लिया, जो कि अलग अलग विभागों से ताल्लुक रखते थे। इसमें 55 लाख वोटिंग मशीनें, 11 लाख पोलिंग स्टेशंस थे और बहुत सारा जो है ना सुरक्षा का हमारा जो है ना हमारे सुरक्षा कर्मी इसमें लाखों की संख्या में तैनात किए गए थे। तो चुनाव आयोग को बहुत बधाई दी जानी चाहिए। इसके अलावा अखिल भारतीय स्तर पे जो मतदान हमारा प्रतिशत रहा वो 66% था, यानी लगभग 65 करोड़ लोगों ने मतदान किया इस 18वीं लोकसभा में। 81% जो मतदान था के साथ आसाम सबसे अधिक मतदान करने वाला राज्य बना और 56% के साथ बिहार सबसे कम मतदान करने वाला राज्य बना, क्योंकि बहुत बड़ी संख्या में प्रवासी पूर्वांचली और हमारे भोजपुरी भाई जो हैं वो बिहार से ही बाहर काम करने के लिए जाते हैं। बिहार का हमेशा से ही मत प्रतिशत मतदान में काफी कम आता है। इसके अलावा आप देखें सबसे अधिक मार्जिन वाली जो सीट इसमें रही वो थी सबसे अधिक मार्जिन आसाम से आया। रकीबुल हुसैन जो है कांग्रेस से 10,12,000। उसके बाद शंकर लालवानी का इंदौर से 10 लाख का लगभग मार्जिन रहा। शिवराज सिंह चौहान का विदिशा से 8,21,000 का मार्जिन रहा। नवसारी से CR पाटिल का मार्जिन जो है ना लगभग 7.5 लाख रहा। अमित शाह जी का मार्जिन भी गांधीनगर से लगभग 7.5 लाख रहा। और चौंकाने वाली बात यह है कि मुंबई उत्तर पश्चिम से रविंदर वायकर जी जीते हैं, जिनका जो है ना मार्जिन केवल 48, यानी जो सबसे कम मार्जिन। सबसे ज्यादा मार्जिन जो था वो 10,12,000 और जो सबसे कम मार्जिन है वो केवल 48 सीटों का है। इसके अलावा इस लोकतंत्र की ये खूबसूरती है, और जो लोकतंत्र को गाली देते थे उन लोगों को मतलब जो है ना, क्या वो अब इस देश से माफी मांगेंगे? जो लोकतंत्र को गाली बकते थे, जिनको चुनाव आयोग पर और संविधान पर मतलब जो है ना हाथ में लिए किताब घूमते थे और चुनाव आयोग पर विश्वास नहीं था, जिन 65 करोड़ मतदाताओं ने 45 डिग्री तापमान में इस देश के लोकतंत्र के लिए मतदान किया, क्या लोकतंत्र को गाली देने वाले लोग उनसे माफी मांगेंगे? ये वो पार्टी जो हाथ में संविधान लिए घूमती है और संविधान दिखा दिखा कर वोट मांगती है, उस पे हम अभी क्रमवार डिस्कशन करेंगे। पॉइंट वाइज मैं आपको उसके बारे में संबंधित विषयों को भी टच करूंगा। लेकिन जो संविधान हाथ में लेकर घूमती है, 39वां और 42वां संविधान संशोधन इस देश में ऐसा हुआ था कि इस देश की युवा पीढ़ी उससे परिचित नहीं है। 42वें संविधान संशोधन के तहत इस देश की आत्मा पर प्रहार किया गया। 42वां संविधान संशोधन ऐसा था जिसमें जो है ना 40 आर्टिकल्स को अमेंडमेंट किया गया, 14 आर्टिकल्स उसमें नए ऐड किए गए, पंथ निरपेक्ष शब्द उसी में ऐड किया गया। और जो संविधान की आत्मा है, प्रियम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, जो संविधान की प्रस्तावना है, उस प्रस्तावना पर इतना बड़ा प्रहार किया गया। आपने संविधान में अमेंडमेंट होता हुआ देखा होगा, लेकिन 42वें संविधान संशोधन के तहत जो है ना प्रस्तावना को ही अमेंड कर दिया गया। ये इस देश में हुआ था जब कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंदिरा बना दिया गया। देश के संविधान का 20% हिस्सा अमेंड कर दिया गया और बदल दिया गया। देश में आपातकाल लगाया गया। देश में 1984 में सिखों को टायर जला के जो है ना मारा गया। देश में जो है ना आर्टिकल 356 का प्रयोग करके 90 से ज्यादा बार चुनी हुई सरकार को बर्खास्त कर दिया गया। उस सारे समय इनको संविधान खतरे में नहीं लगा। जो पार्टी हाथ में संविधान लेके घूमती है, उस संविधान के अंदर
जो संविधान की मूल प्रति है उसमें भगवान राम का, लक्ष्मण का और हनुमान जी का चित्र है। आप देख सकते हैं नेट पे जाके, जो संविधान की मूल प्रति है। और ये जो संविधान हाथ में लेके घूमने वाली पार्टी है, इसने जो है ना राम को काल्पनिक कहा था सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा देकर वर्ष 2008 में। ये जो संविधान को हाथ में लेकर घूमने वाली जो पार्टी है ना, और इसके जो मतलब जो है शहजादे हैं, उन्होंने जो सरकार के द्वारा लाया गया अध्यादेश था जिस पर सत्यमेव जयते लिखा होता है, वो मीडिया के सामने सार्वजनिक रूप से फाड़ दिया था। उस समय इनको संविधान खतरे में नहीं लगा था। पूरी यूपीए सरकार 2004 से 2014 के बीच में जो सरकार की संविधान के अनुसार सबसे बड़ी इकाई होती है वो उसकी कैबिनेट होती है। कैबिनेट के ऊपर एक मतलब एनएसी बनाई गई थी, जो मतलब नेशनल एडवाइजरी कमेटी थी, जिसकी हेड थी सोनिया गांधी जी। कोई भी अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष किसी भी मुल्क का आता था वो पहले सोनिया गांधी जी से मिलता था। तो ये वो पार्टी है। हालांकि लोग काफी ज्यादा मतलब इनसे इन्फ्लुएंस हुए, उसके कारणों पर भी मैं चर्चा करूंगा। इसके बाद जो है ना, इस 18वीं लोकसभा में 50 में से 37 केंद्रीय मंत्री जीते और 13 केंद्रीय मंत्री इसमें हारे, जिनमें मुख्यतः केंद्रीय मंत्री जो हारे हैं वो हैं स्मृति ईरानी, महेंद्र नाथ पांडे, साध्वी निरंजना ज्योति, आर के सिंह, अर्जुन मुंडा जी खूंटी से झारखंड से हार गए हैं, संजीव बाल्यान, अजय मिश्रा टेनी, राजीव चंद्रशेखर हारे, बहुत कम मार्जिन रहा, 16,000 के आसपास। भानु प्रताप सिंह, कैलाश चौधरी समेत 13 मंत्री हार गए, लेकिन बहुत सारे मुख्यमंत्री भी जीते हैं। मनोहर लाल खट्टर, चरणजीत सिंह चन्नी, विप्लव देव, शिवराज सिंह चौहान, त्रिवेंद्र सिंह रावत, बासवराव मुंबई और बहुत सारे मुख्यमंत्री ऐसे हैं जो आपको इस लोकसभा में नजर आएंगे और शायद उनको अच्छे मंत्रालय भी दिए जाएंगे। इसके अलावा बीजेपी ने बहुत सारे राज्यों में अब की बार भी क्लीन स्वीप किया। भारतीय जनता पार्टी ने उत्तराखंड, हिमाचल, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात और इनमें लगभग जो है ना भारतीय जनता पार्टी ने क्लीन स्वीप किया। और ऐसे भी 9 राज्य रहे जहां बीजेपी का खाता नहीं खुला, जिनमें मुख्यतः जो है ना तमिलनाडु, पंजाब, पुडुचेरी, केंद्र शासित प्रदेश भी उसमें है, चंडीगढ़ और मणिपुर, मेघालय और नागालैंड समेत ऐसे 9 राज्य रहे जहां पर बीजेपी का खाता नहीं खुला। लेकिन ऐसे 12 राज्य रहे जहां पर कांग्रेस का भी खाता नहीं खुला, कांग्रेस भी अपना खाता नहीं खोल पाई। इसके अलावा बीजेपी या एनडीए के कह लीजिए सिक्किम, अरुणाचल और उड़ीसा समेत उन्होंने मतलब जो है ना कई राज्यों में अपनी सरकार बनाई, जिसमें उन्होंने विशुद्ध रूप से अगर आप कहें तो उड़ीसा में और अरुणाचल में विशुद्ध रूप से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी। और उड़ीसा में जो है ना 147 सीटें हैं, जिसमें से बीजेपी को 78 मिली, 51 मिली बीजेपी को, 14 कांग्रेस को, 1 वहां की क्षेत्रीय पार्टी को और 3 निर्दलीय थे। और 21 में से 20 सीटें बीजेपी को लोकसभा में उड़ीसा से मिली। तो यह विशुद्ध रूप से 24 साल के बाद नवीन पटनायक जी ने इस्तीफा दे दिया है। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसा कम्युनिस्टों की सरकार, जिसमें ज्योति बसु सीएम थे, मुख्यमंत्री थे, और बंगाल से उन्होंने ममता बनर्जी ने उनको बेदखल किया था और 30 से 35 साल के अंतराल के बाद कम्युनिस्टों की सरकार गई थी और वो कभी वापस नहीं आई। ना उनका मत प्रतिशत बढ़ा, ना वो विधानसभा जीते उसके बाद, ना वो लोकसभा जीते। 24 साल के बाद नवीन पटनायक को बेदखल करके भारतीय जनता पार्टी ने पूर्ण बहुमत की सरकार वहां बनाई है। प्रधानमंत्री जी अपने जनसभाओं, रैलियों, कार्यक्रमों में जिक्र करते रहते थे कि वो जो है ना वहां जो है बीजेपी का मुख्यमंत्री 10 तारीख को शपथ लेगा। बिल्कुल वैसा ही हुआ है। तो इसके अलावा जो है ना बीजेपी का जो इस चुनाव में जो वोट प्रतिशत रहा है वो लगभग बराबर रहा। वोट प्रतिशत के आधार पर अगर देखेंगे तो भाजपा ने 2019 में 37.30% वोट लिए थे, अब भी 37% वोट भारतीय जनता पार्टी ने लिए हैं। हाँ, कांग्रेस ने इसमें 2-2.5% का इजाफा किया है। तृणमूल कांग्रेस का वोट प्रतिशत थोड़ा बढ़ा, समाजवादी पार्टी का वोट प्रतिशत बढ़ा, बसपा का वोट प्रतिशत घटा है। और 2014 में भी बसपा की 0 सीटें थी, 2019 में 10 सीटें थी बहुजन समाज पार्टी की, और अब जो है ना बहुजन समाज पार्टी की 0 सीटें हैं।
तो ये कहना गलत नहीं होगा कि नगीना से जीते जो उम्मीदवार हैं चंद्रशेखर आजाद रावण जिनका नाम है, उन्होंने बहुजन समाज पार्टी को जो है ना रिप्लेस कर दिया है शायद। अब दलितों के नेता के रूप में माना जा रहा है कि चंद्रशेखर आजाद जो है वो बहुजन समाज पार्टी का विकल्प बने हैं। इसके अलावा अगर आप देखेंगे टीडीपी हो, डीएमके हो, वाईएसआर सीपी और जेडीयू, इनका जो है वोट प्रतिशत बढ़ा है। आम आदमी पार्टी का वोट प्रतिशत भी कुछ हद तक बढ़ा है, सीटें उन्होंने तीन जीती हैं। इसके अलावा अगर आप देखेंगे वो कौन से कारण रहे, जिस पर हम चर्चा करें कि वो कौन से रीजन रहे जिससे मतलब जो है ना भारतीय जनता पार्टी को इतना बड़ा नुकसान हुआ, और वो नुकसान कहां कहां हुआ और क्या वो नुकसान बचाया जा सकता था। अगर आप जोन वाइज इसको बांट करके देखें तो बीजेपी को सबसे बड़ा जो नुकसान हुआ है वो उत्तर भारत और पश्चिमी भारत में हुआ है। उत्तर भारत जिसमें 10 स्टेट आते हैं हिंदी हार्टलैंड, और 4 केंद्र शासित प्रदेश उत्तर भारत में आते हैं। 245 सीटें उत्तर भारत की, जिसमें से बीजेपी 2019 में 183 सीटें जीती थी और अब की बार 130 जीती है, 53 यानी 53 सीटों का सीधा नुकसान बीजेपी को हुआ है। जो बीजेपी को 293 सीटें इस बार मतलब एनडीए के रूप में मिली हैं, उनको 60 सीटों का एनडीए को नुकसान हुआ है। वहीं जो इंडी गठबंधन है 233 सीटें उसे मिली, जिसमें उन्होंने 142 सीटों का उनको फायदा हुआ है। तो 53 सीटों का सीधा सीधा नुकसान हिंदी हार्टलैंड, जहां पे वोट प्रतिशत भी बीजेपी का बहुत अधिक था, बहुत बड़ी मात्रा में था, वहां पे बीजेपी को सीधा नुकसान हुआ है। इसके अलावा पश्चिमी भारत में जहां पे 3 राज्य और 1 केंद्र शासित प्रदेश है, उसमें 78 सीटें आती हैं, जिसमें बीजेपी को 2019 में 51 मिली थी, अब की बार 36 मिली है। यहां पर भी बहुत मोटा नुकसान हुआ है। दक्षिण भारत में बीजेपी में 5 राज्य और 3 केंद्र शासित प्रदेश आते हैं, जिसमें 132 सीटें बीजेपी ने जो है ना टोटल सीटें हैं जिसमें 30 जीती थी 2019 में, और अब जो है ना 29 सीटें इस बार जीती हैं। पूर्वी भारत जिसमें उड़ीसा और बंगाल हैं, 63 टोटल लोकसभा सीटें हैं, जिसमें से 32 सीटें जो है ना बीजेपी ने 2024 में जीती हैं और 2019 में 26 जीती थी। यहाँ 6 सीटों का फायदा है। इसके अलावा जो कारण रहे वो ये रहे कि भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस का उतना अच्छा तालमेल नहीं था। भारतीय जनता पार्टी के द्वारा कुछ ऐसे बयानात दिए गए जिससे मतलब जो है ना आरएसएस का जो पूरा तंत्र था, पूरी व्यवस्था थी, पूरा संगठन था, वो शायद थोड़ा सा पीछे हो गया था। जब भी आरएसएस और बीजेपी अलग होकर के या थोड़ा अलग वो करते हैं, या आरएसएस बीजेपी के साथ मिलकर के वो संगठित होकर के चुनाव नहीं लड़ता या उतना सहयोग नहीं करता, तो बीजेपी के साथ ऐसे परिणाम होते हैं। इसके अलावा जो है ना आप देखेंगे संविधान बचाओ का नैरेटिव सेट करने में अब की बार कांग्रेस को कामयाबी मिली। इस बात में कोई शक या दो राय नहीं है कि संविधान बचाओ का नैरेटिव सेट करने में कांग्रेस को अभी कामयाबी मिली है। इसके अलावा कांग्रेस लोगों को ये बरगलाने में सफल रही कि कांग्रेस अगर सत्ता में नहीं आई और बीजेपी आई तो वह SC ST और OBC का आरक्षण खत्म कर देगी। हालांकि ऐसा नहीं है। जामिया मिलिया इस्लामिया, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी और कर्नाटक इस बात के उदाहरण है कि असल में आरक्षण SC ST OBC का कांग्रेस ने खत्म किया है, ना कि बीजेपी ने। 4% आरक्षण में सेंधमारी की कर्नाटक में जो है ना कांग्रेस ने, और जामिया मिलिया इस्लामिया को भी उसने जो है ना, और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में भी धार्मिक आधार पर आरक्षण दिया गया है। क्योंकि इस देश में धार्मिक आधार पर आरक्षण नहीं दिया जा सकता, इसलिए उन्होंने SC ST और OBC के आरक्षण में से ही आरक्षण दिया, आरक्षण में से आरक्षण। इसके अलावा आप देखेंगे कि 2014 का जो चुनाव था वो निराशा से आशा की तरफ जाने का चुनाव था। लोग त्रस्त थे कांग्रेस के घोटालों से। कांग्रेस ने जो अपना पहला घोटाला, जीप घोटाला 1948 से किया था, तब से लेके 2G घोटाला, कॉमनवेल्थ तक, टिल 2012-13 तक जितने भी घोटाले हुए पिछले 55 सालों में, लोग उससे तंग आ चुके थे। निराशा और हताशा में देश डूब गया था, और भारतीय जनता पार्टी एक उम्मीद का विकल्प बनकर के उस समय आई, उभरी, और जो है ना वो चुनाव जो है इस आधार पे था। 2019 में जो चुनाव था
वो राष्ट्रीय आधार पर, राष्ट्रीयता को समर्पित, राष्ट्रीय मुद्दों पर केंद्रित था। उसमें एयर स्ट्राइक और सर्जिकल स्ट्राइक बड़ा मुद्दा बना। ठीक है, तो इस चुनाव में यह भी हुआ कि शायद जो है ना राष्ट्रीय नैरेटिव बीजेपी सेट नहीं कर पाई, जिसका उसको बड़ी भारी मात्रा में नुकसान हुआ। और दक्षिण भारत में बीजेपी ने जितनी ताकत लगाई थी, भाजपा के जो हमारे आला कमान के लीडर हैं, जिसमें प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, रक्षा मंत्री योगी आदित्यनाथ जी और सभी जो है ना वरिष्ठ सीनियर और भाजपा आला कमान की वहां पर रैलियां और कार्यक्रम हुए, लेकिन वहां पर वो चीजें वोट में तब्दील नहीं हो पाई। हालांकि केरल में खाता खुला है, केरल में वोट प्रतिशत भी बढ़ा है, तमिलनाडु में भी वोट प्रतिशत बढ़ा है, कर्नाटक में 8 सीटों का नुकसान हुआ है, वोट प्रतिशत लगभग सेम है। इसी तरीके से जो है ना अगर आप देखें तो शायद जो हिंदी हार्टलैंड जिसकी मैं अभी चर्चा कर रहा था, उसमें अपनी सीटों को रोक पाना शायद इसलिए नहीं हो पाया कि बीजेपी ने हिंदी हार्टलैंड में उतना ध्यान या उतनी ताकत नहीं दी थी। इसके अलावा जो विशेष रूप से मुझे लगता है कि इंडी गठबंधन जो है वो अपने नैरेटिव तो सेट कर ही पाया, साथ में जो है ना उनका एक साथ मिल करके चुनाव लड़ना, लगभग 466 सीटों पे इंडी गठबंधन ने चुनाव लड़ा और उनको उसका सीधा लाभ या सीधा फायदा हुआ। 37 सीटें, 37 सीटें यूपी में जो है ना, उत्तर प्रदेश में जो है ना 43 सीटें इंडी गठबंधन को मिली, 33 सीटें बीजेपी को मिली। बीजेपी का वोट प्रतिशत 50 से 41 हो गया, जो पिछले लोकसभा में 50% था, अब की बार 41 रहा। और अप्रत्याशित रूप से समाजवादी पार्टी का वोट प्रतिशत 18 से सीधा 34 पहुंच गया। यहाँ पे कुछ क्षेत्रीय मुद्दों ने भी काम किया। क्षेत्रीय मुद्दे जैसे कि हम वहां पे कुर्मी, कोयरी, कुशवाहा बन के लड़े, हम वहां पे SC ST OBC बन के लड़े, हम वहां पे जो है ना जाट, जाटव, यादव, गुज्जर, राजपूत बन के लड़े, हम वहां पे हिंदू बन के नहीं लड़े, हम वहां पे सनातनी बन के नहीं लड़े। इसके अलावा जो है ना PDA, जिसको वो कहते थे मुस्लिम MY फॉर्मूला से और मुस्लिम यादव फॉर्मूले से अलग हट करके समाजवादी पार्टी ने PDA नाम से वहां पर प्रचार शुरू किया। पिछड़ा दलित आदिवासी PDA बन के उन्होंने प्रचार शुरू किया, उसका उनको भारी लाभ हुआ। ये नारे शायद हमारे वहां सनातनी लोग भूल गए थे, तीर तराजू और तलवार इनको मारो जूते चार। ये सारे नारे और ये सारी बातें जो वहां पे होती थी, जिससे मुजफ्फरनगर में जाट और मुस्लिम्स के दंगे कराए जाते थे, जो पार्टी वो दंगे कराती थी और जो है ना जूते मारने की बात कहती थी और जो है ना मतलब बाहुबलियों को टिकट देती थी और मतलब गुंडागर्दी को बढ़ावा देती थी और जिनके राज में महिलाएं सुरक्षित नहीं थी, वो सारे मुद्दे वहां पे पीछे रह गए। और शायद पेपर लीक का मुद्दा, जिसमें पीछे 50 लाख कैंडिडेट्स बैठे थे, वो मुद्दा भी वहां पर एक बड़ी वजह बना बीजेपी की, जिस प्रकार से वहां पे सीटें घटी। इसके अलावा मैं आपको बताऊं कि हमारे जो है ना महिलाएं कितनी जीत करके आई इसमें। महिलाएं जो है ना, उससे पहले मैं आपको ये बताता हूं कि भारतीय जनता पार्टी जो जनसंघ के समय से 1951 में 3 सीटें जीती, 57 में 4, 62 में 14, 67 में 35, 71 में 22। उसके बाद जब 84 से इसकी जो मतलब शुरुआत होती है, उस समय 2 सीटें थी भारतीय जनता पार्टी, जब भारतीय जनसंघ से भारतीय जनता पार्टी में वो परिवर्तित हुई 2 सीटों से। उसके बाद जो है ना 89 में 85, 91 में 120, 161, 182, फिर 182 99 में अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार में। 2004 शाइनिंग इंडिया का नारा चल नहीं पाया और 138 सीटें आई। उसके बाद 116 सीटें 2009 में आई और उसके बाद पूर्ण बहुमत से 282 सीटें। उसके बाद 2019 में 303 सीटें और अब लगभग 240 सीटें भारतीय जनता पार्टी की आई हैं। ये उनका ग्राफ रहा अब तक पूरे आजादी के बाद जितने भी चुनाव हुए, जिनमें भारतीय जनसंघ भी शामिल है और भारतीय जनता पार्टी के रूप में चुनाव नतीजे आपके सामने हैं। तो मैं बात कर रहा था इस बार कितनी महिलाएं जो है ना जीत करके आई हैं। तो महिलाओं में भी जो है ना बीजेपी ने 69 महिलाओं को टिकट दिया था। सबसे अधिक महिलाओं को टिकट देने वाली पार्टी इस बार बीजेपी ही थी। टोटल 797 महिला प्रत्याशी 2024 लोकसभा में थी। इसमें से
75 जीती हैं। 78 जो है ना वो पिछली बार जीती थी, उससे कम है ये। और लगभग 2014 में 61 महिलाएं जीती थी। ठीक है। इसके अलावा अगर आप देखेंगे कि मुस्लिम मतदाता कितने जीत करके आए हैं, मुस्लिम मतदाता जो मुस्लिम जो है ना कैंडिडेट्स कितने जीत करके आए हैं, और 13 दलों ने 90 मुस्लिम प्रत्याशियों को टिकट इस बार दी थी, जिसमें से 23 मुस्लिम जो है ना जीत करके आए हैं। इसमें सबसे अधिक जो है ना वो जीते हैं जम्मू कश्मीर, पश्चिम बंगाल, आसाम, यूपी और केरल। और अब की बार भी मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात से कोई भी मुस्लिम कैंडिडेट चुनाव नहीं जीता। अब की बार भी कोई मुस्लिम कैंडिडेट इन प्रदेशों से चुनाव नहीं जीत पाया। तो इसके अलावा अगर आप देखेंगे कि मुस्लिम कैंडिडेट्स के नाम भी मैं अगर आपको बताऊं तो इमरान मसूद, इकरा चौधरी, अससुद्दीन ओवैसी, अफजाल अंसारी, मोहम्मद हनीफ, मोहिबुल्लाह, जियारुल रहमान, यूसुफ पठान ने इलेक्शन जीता है बंगाल से। बड़ी इंटरेस्टिंग बात यह है कि दूसरा वो राज्य जहां पे मतलब बीजेपी को उत्तर अपना जो है ना यहाँ पर हिंदी हार्टलैंड के बाद जो है ना बंगाल में बड़ा नुकसान हुआ। उसका अगर आप देखेंगे ममता बनर्जी वहां अपना नैरेटिव सेट करने में कामयाब रही। संदेश खली का मुद्दा वहां पर चल नहीं पाया, वो मुद्दा जो है ममता बनर्जी ने दबा दिया। हाईकोर्ट को ममता बनर्जी गालियां देती थी, हाईकोर्ट का भी मतलब जो है ना वो निर्णय मानने को तैयार नहीं थी। उसके अलावा वहां पर पीरजादा की पार्टी भी मुस्लिमों में अधिक तोड़फोड़ नहीं कर पाई और संगठित होकर मुस्लिम्स ने टीएमसी को वोट दिया है। इसके बाद जो रीजन मुख्यतः वहां पर दिखाई देता है वो ये है कि वहां एक तरीके से डराया गया लोगों को, गुंडागर्दी की गई, और वो जो है ना गुंडागर्दी अभी भी जारी है। भारतीय जनता पार्टी ने सबसे ज्यादा पॉलिटिकल हिंसा जो सही है और अपने कार्यकर्ता जो खोए हैं वो केरल, तमिलनाडु और बंगाल में ही खोए हैं। जो वहां पर राजनीतिक हत्याएं हुई, जो वहां पर गुंडागर्दी होती है, जो वहां पर जो हमारी रामनवमी और हनुमान जयंती की शोभा यात्राओं को मतलब जो है ना वहां पे भीड़ के द्वारा जो है ना अटैक किया जाता है, तो ये सब बंगाल में होता है और अब भी जारी है। और जो मुद्दे हैं उसमें ये भी है कि एक समय ममता बनर्जी यहाँ उत्तर भारतीयों को गालियां देती है और आसनसोल में उत्तर भारत से ही शत्रुघ्न सिन्हा को ले जा करके अपना कैंडिडेट भी बनाती हैं। उत्तर भारत वहां पर उनको आसनसोल जीतने के लिए उत्तर भारतीय की ही जरूरत पड़ती है। और उन्होंने गुजरात से एक मुस्लिम को ले जा करके बहरामपुर में, जो कि बंगाली भाषी नहीं है, जो कि बंगाली भाषा नहीं जानते, उसको कैंडिडेट बनाया और वो कैंडिडेट अधीर रंजन चौधरी जी को हरा करके जीत गया। तो उस समय ममता बनर्जी का माँ माटी मानुष पता नहीं कहाँ चला जाता है, और उनकी जो बंगाली अस्मिता का जो विषय है वो कहाँ चला जाता है, उनका बंगाली कल्चर, बंगाली भाषा जिसकी वो बात और दुहाई दे करके बीजेपी को बाहर रखती हैं, वो पता नहीं उस समय कहाँ चला जाता है। इन मुद्दों पर वो वहां पे दोगलेबाजी से चुनाव जीती हैं। इसके अलावा मैं आपको बात कर रहा था महिलाओं के विषय में, इतनी महिलाएं चुनाव अब की बार जीती हैं वो 75 हैं। भारतीय जनता पार्टी ने, मोदी जी ने भी ये कहा है कि उनकी माता जी के जाने के बाद ये उनका पहला चुनाव था और उन्हें भारतीय महिलाओं के द्वारा जो है ना बहुत आशीर्वाद दिया गया है, और उस आशीर्वाद का कारण भी है। अगर आप देखेंगे तो जो केवल महिलाओं पे केंद्रित भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की सरकार की योजनाएं हैं, नारी शक्ति वंदन अधिनियम, प्रधानमंत्री जनधन योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, लाडली बहना योजना, ड्रोन दीदी, लखपति दीदी, बैंक सखी, बिजली सखी, सुकन्या समृद्धि, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, सेल्फी विद डॉटर, उज्ज्वला योजना, आयुष्मान योजना, 3 तलाक से मुक्ति, ये वो योजनाएं रही जिनको प्रतिष्ठित सम्मान मिला। और लाडली बहना योजना तो मध्य प्रदेश में ऐसी थी कि अगर मध्य प्रदेश के कांग्रेस के जो उम्मीदवार हारे हैं उनसे पूछा गया कि हमारे हारने का, आपके हारने का मुख्य कारण क्या था, जब मीडिया ने पूछा, तो वो उस लाडली बहना योजना की लोकप्रियता थी जिसके कारण से वो चुनाव हारे हैं, जिसको संयुक्त राष्ट्र ने भी सराहा है। तो अगर मुद्रा योजना के तहत लोन मिले तो बहुत बड़ी मात्रा में महिलाओं को मिले। ड्रोन दीदी, लखपति दीदी, लाडली बहना, बैंक सखी और बिजली सखी के माध्यम से महिलाओं को सीधा लाभ उनके अकाउंट्स में जो है ना पहुंचाया गया। इसके अलावा अगर आप देखें कि जो प्रधानमंत्री आवास योजना है उसमें भी जो 4 करोड़ आवास मिले हैं उसमें से 50% से अधिक की रजिस्ट्री जो है वो महिलाओं के नाम है।
इसके अलावा नारी शक्ति वंदन अधिनियम के माध्यम से महिलाओं को एम्पावर किया गया है और आने वाले समय में अपनी अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी की आवाज, अपने अपने लोकसभा क्षेत्रों की आवाज बन के महिलाएं जो है ना विधानसभा और संसद में पहुंचेंगी। इसके बाद अगर आप देखें जो जनधन योजना है उसके तहत आधे से अधिक खाते महिलाओं के खोले गए हैं, जिसके माध्यम से डायरेक्ट डीबीटी, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर किया जाता है। जल से नल के माध्यम से महिलाओं को मुक्ति दी गई है। अगर आप ऐसे क्षेत्र हैं इस देश में जहां से महिलाओं का जो है ना सुबह और शाम 6-6 घंटे वो केवल पानी लाने में जाते थे, अब वो उस समय को बचा करके अपना कुछ वैकल्पिक या कुछ रचनात्मक कार्य कर सकती हैं, अपना रोजगार सर्जित कर सकती हैं। इसके बाद अगर देखेंगे आप तो आयुष्मान योजना का लाभ भी बहुत हद तक बड़ी मात्रा में महिलाओं को मिला है। और 3 तलाक से मुक्ति एक विषय था जो महिलाएं काफी लंबे, उसका सीधा लाभ मुस्लिम महिलाओं को मिला और मुस्लिम महिलाएं बड़ी तादाद में भारतीय जनता पार्टी को वोट करती हैं। तो ये महिलाओं का जो है ना मतलब वोट प्रतिशत भी बढ़ा है और भारतीय जनता पार्टी की तरफ सभी धर्मों, सभी संप्रदायों, जातियों से महिलाओं ने वोट किया है। इसके अलावा अगर आप आगे देखेंगे तो मुस्लिम प्रत्याशियों की मैंने आपको बता दिया, 23 मुस्लिम प्रत्याशी पहुंचे हैं। धर्मस्थल एक ऐसी चीज है कि कितने धर्मस्थल ऐसे हैं जिस देश में, उसमें से कितने धर्मस्थल ऐसे हैं जिसपे बीजेपी जीती है। टोटल जो है ना धार्मिक कॉन्स्टिट्यूएंसी सीटें 15 मानी जाती हैं, जिसमें फैजाबाद है, जिसमें अयोध्या एक विधानसभा क्षेत्र कॉन्स्टिट्यूएंसी है, और मथुरा है, वाराणसी है, गढ़वाल, हरिद्वार, उज्जैन, पुरी, नांदेड़, हरिद्वार हो गया। इसमें जम्मू, तिरुपति, रामानाथपुरम, गुवाहाटी, अमृतसर और जामनगर है। इसमें से 9 बीजेपी जीती है। इन 15 धार्मिक स्थलों में से 9 बीजेपी जीती है। और इसके अलावा राज्यवार अगर आप देखें तो पंजाब में जो कि बीजेपी का अच्छा प्रदर्शन नहीं रहा, लेकिन उस बहुत कम मार्जिन से, जैसे कि मैं फॉर एग्जांपल लुधियाना जो है वो बिट्टू केवल 20,000 के मार्जिन से हारे हैं। ये आपको राज्यवार टैली बताऊं उससे पहले मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं कि जो 32 सीट जिनके कारण से बीजेपी बहुमत से दूर रह गई, उनमें जैसे चंडीगढ़ से 2500 सीटों से बीजेपी, ऐसे मतलब जो है ना उत्तर प्रदेश में कई जगह 3500 सीटों से 4500, 5000 वोटों से बीजेपी का कैंडिडेट नंबर 2 पे था। तो ऐसी कुल जो है ना 32 सीटें हैं जो हमारे मतलब जो है ना कई राष्ट्रीयता को समर्पित हमारे लोगों ने लगभग 6 लाख वोट नोटा को दे दिया। अगर वो 6 लाख वोट बीजेपी को मिलती तो बीजेपी जो है ना अलग अलग सीटों पे अपना जो मार्जिन जो बहुत कम था, जो कि 3000 से 30,000 के बीच में था, ऐसी 32 जो है ना ऐसी सीटें थी, वहां जो है ना अपना जो है ना बीजेपी का कैंडिडेट जहां बहुत कम मार्जिन से दूसरे नंबर पे था वो जीत जाता और भारतीय जनता पार्टी को बहुमत मिल जाता। तो मैं ये बात कर रहा था कि जो राज्यवार टैली है पंजाब में, सोचने की बात यह है कि पंजाब में जो मार्जिन या बीजेपी 13 सीटों पे हारी है वो तो हारी है, लेकिन जीता कौन है? जीता है अमृतपाल खंडूर साहब से, खालिस्तानी समर्थक सरबजीत सिंह, इंदिरा गांधी के जो हत्यारा बेअंत सिंह के सुपुत्र सरबजीत सिंह खालसा, ये पंजाब में जीते हैं। तो क्या ये जो है खालिस्तानी समर्थक जो है ना रेफरेंडम की मांग जो है यूरोप में, ब्रिटेन में, अमेरिका और कनाडा में करते रहे हैं, गुरुपतवंत सिंह पन्नू जैसे लोगों के लिए क्या एक राजनीतिक, एक पॉलिटिकल संजीवनी, एक पॉलिटिकल ऑक्सीजन इस विषय को मिल रही है? शायद ऐसा है। खालिस्तानी समर्थक जो अमृतपाल जीता है, इसके अलावा राशिद इंजीनियर भी जीता है। राशिद इंजीनियर अपने जो है ना टेरर फंडिंग में तिहाड़ जेल में सजा काट रहा है, वो भी तिहाड़ जेल से जीता है। इसी प्रकार से जो है ना अमृतपाल पर एनएसए लगाया गया है। लेकिन सोचने लायक बात यह है कि इस देश में परंपरा रही है, चाहे मुख्तार अंसारी हो, चाहे अतीक अहमद हो, चाहे राजा भैया हो, चाहे अरुण गौली हो, चाहे अतुल राय हो, जितने भी बाहुबली होते थे वो जेलों से जीतते रहे हैं, लेकिन इनका जीतना उनके जीतने से अलग है। इसको रोक के मैं आपको ये भी बता दूं कि एक एडीआर संस्था है, एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स, उसने अभी ये बताया है कि इस लोकसभा में 18वीं लोकसभा में 46% सांसद जो हैं वो दागी हैं, जिन पे कोई ना कोई केस किसी ना किसी उससे पेंडिंग है। और पिछली बार जो है ये आंकड़ा 43% था।
जो 17वीं लोकसभा थी उसमें सभी पार्टियों के मिला करके, जिसमें सारी पार्टियां हैं, 43% सांसद जो थे वो दागी थे, जिन पे किसी ना किसी कोर्ट में, किसी ना किसी अदालत में कोई ना कोई केस पेंडिंग था। अब की बार वो 46 है। तो जो अमृतपाल का जीतना है, अमृतपाल उस कॉन्स्टिट्यूशन की शपथ लेगा जिसको मतलब वो मानते नहीं है, उस संविधान के तहत इलेक्शन लड़ते हैं, उस संविधान की शपथ लेते हैं। ये पंजाब के लोगों को समझना पड़ेगा। सिमरनजीत सिंह मान जो खालिस्तानी समर्थक माने जाते हैं, वो उसी संविधान की शपथ लेते हैं, उसी संविधान के तहत मतलब जो है ना, उसी संविधान के तहत इलेक्शन लड़ते हैं और उसी संविधान के तहत वो शपथ भी लेते हैं। तो इसी तरीके से आप देखें कि जो अलगाववादी तत्व पहले कश्मीरी युवाओं के हाथों में पत्थर थमाते थे, उनके बच्चे बाहर पड़ते थे। जो अलगाववादी कश्मीर में अलगाववादी तहरीक के लीडर थे, वो कश्मीरी युवाओं के हाथों में तो पत्थर थमाते थे, उनके बच्चे बाहर पड़ते थे। इसी तरीके से ये जो खालिस्तानी समर्थक यहां पर हैं तथाकथित, ये जो है ना, उसी संविधान को मानते नहीं है, उससे अलग होने की ये मांग करते हैं, अलग राष्ट्र की ये मांग करते हैं। ये धर्मांतरण को पंजाब में जो सबसे बड़ा मुद्दा है इस समय, वो नशा है, धर्मांतरण है। वहां पे जो सरकार के द्वारा वादे किए गए थे वो पूरे ना करना है। जो वहां पे बेअदबियां की गई थी, जो फरीदकोट में बेअदबियां हुई थी, उनको जो है ना सजा देने के नाम पे, कार्रवाई करने के नाम पे ये आम आदमी पार्टी की सरकार आई थी, जिसको उन्होंने अभी तक पूरा नहीं किया है। ये जो मुद्दे, जो कोर मुद्दे हैं पंजाब के, बॉर्डर स्टेट होने के कारण जो वहां पे मतलब आतंकवाद को फैलाने का प्रयास किया जा रहा है, नशे को तो फैला ही रहे हैं वो लोग। तो ये जो कोर इश्यूज है उनको जो है ना दरकिनार करके, और ये इस इशू को जो है ना सेंट्रलाइज करने का पंजाब में प्रयास है। लेकिन ये जिस इशू पे ये बंदी सिंह नहीं है, बंदी सिंह का क्या अर्थ है? बंदी सिंह जो व्यक्ति जो है ट्रायल में है, वो बंदी सिंह कैसे हुआ? नाखून कटा के जो है ना शहीद नहीं हुआ जा सकता। ये ट्रायल में, अंडर ट्रायल है, ठीक है, ये बंदी सिंह नहीं है। अगर इनको सजा हो जाती तो ये इलेक्शन नहीं लड़ सकते थे। जो कानून जो है ना, वो जनप्रतिनिधि का रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पीपल्स एक्ट जो है, वो बिल्कुल स्पष्ट है इस विषय पे। उस कानून के मुताबिक जिस व्यक्ति को सजा हो जाए 2 वर्ष से अधिक की, जिस प्रकार से राहुल गांधी को मानहानि केस में हुई थी, तो उन्होंने, उनकी संसद सदस्यता चली गई थी। इसी प्रकार से अगर इनको सजा होती है अमृतपाल को और राशिद इंजीनियर को, तो इनकी सदस्यता जाएगी। लेकिन ये संविधान की शपथ लेंगे, और ये बंदी सिंह नहीं है। बंदी सिंह वो है जो सजा काट रहे हैं, या तो इनकी सजाएं पूरी हो चुकी है, वो बंदी सिंह के तहत आते हैं। ये बंदी सिंह नहीं है, ये गुरु ग्रंथ साहब के पीछे छुपने वाले हैं। इन्होंने गुरु ग्रंथ साहब को ढाल बनाया है। पंजाब का हर व्यक्ति गुरु ग्रंथ साहब के लिए मर मिटने के लिए तैयार है, हर सिख मर मिटने के लिए तैयार है, लेकिन इन्होंने वो ढाल बनाई। अनफॉर्चुनेट है कि भाजपा वहां 13 सीटें हार गई, और इस अमृतपाल जैसे लोग वहां पर जीत रहे हैं। ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है। भारतीय जनता पार्टी के जो हमारे प्रधानमंत्री जी हैं, उन्होंने जो है ना करतारपुर कॉरिडोर खुलवाया। उन्होंने जो है ना साहिबजादों का बलिदान दिवस को वीर बालक दिवस के रूप में मनाना शुरू किया। उन्होंने जो है ना गुरु ग्रंथ साहब के स्वरूप को जो अफगानिस्तान से रेस्क्यू किया। उन्होंने सीए के माध्यम से जो बाहर हमारे अल्पसंख्यक है, जिसमें हिंदू हैं, सिख हैं, पारसी, बौद्ध, जैन हैं, उनको इस देश की नागरिकता देना सुनिश्चित करने वाले हैं। उन्होंने बहुत सारे ऐसे कार्य किए जिस प्रकार से हमारे गुरु साहब का लाल किले से प्रकाश वर्ष के रूप में मनाया गया, और पूरे देश में प्रकाश वर्ष पे कार्यक्रम हुए। बहुत सारे कार्यक्रम उन्होंने ऐसे किए, बहुत सारा काम उन्होंने ऐसा किया, लेकिन जो है ना वो काम दरकिनार या नजरअंदाज कर दिए गए। बड़ा अनफॉर्चुनेट है कि वहां भारतीय जनता पार्टी को कोई भी सीट नहीं मिली। लेकिन जो है ना अकाली दल, जो 103 साल पुरानी पार्टी है, उसकी हालत भारतीय जनता पार्टी से भी अधिक खराब है। क्योंकि मत प्रतिशत अगर आप देखें, तो जो पंजाब में भारतीय जनता पार्टी का वोट प्रतिशत है, वो 9 से 19 हो गया है, और शियद जो है, शिरोमणि अकाली दल, उसका 27 से 13% वोट प्रतिशत रह गया है। कई जगहों पर उसकी जमानतें जब्त हुई है। हरसिमरत कौर बादल केवल एक सीट अपनी बचा पाई है पंजाब में। शियद जो है वो हरसिमरत कौर बादल बठिंडा से जो सीट वो बचा पाई है, 50,000 वोटों का मार्जिन है, बहुत अधिक नहीं है। इसके अलावा अगर आप देखें, एक सीट पर वो चौथे नंबर पे है, एक पे 5वें नंबर पे है, और बहुत सारी सीटों पे उनकी जमानत जब्त है।
ये शिरोमणि अकाली दल जो है, ये अगर भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर के चुनाव लड़ती है, पहला चुनाव ऐसा था जो ये दोनों पार्टियां अलग अलग लड़ी थी, तो इनका वोट प्रतिशत आप देख लें, वोट प्रतिशत आप मिला लें, दोनों का जो वोट प्रतिशत होता वो लगभग लगभग जो है ना 30% से भी ऊपर जाता, 32-33% के आसपास होता और लगभग 5 से 6 सीटें इनको मिलती। अलग अलग चुनाव लड़ने से दोनों जगह नुकसान हुआ और शिरोमणि अकाली दल ना तो अब इंडी गठबंधन में है ना ही एनडीए में है, तो अब उसकी कोई पूछ भी नहीं है। ये जो एक कैंडिडेट वो अपना जिता पाए हैं, एक सांसद उनका बनेगा, उनका कोई विशेष जो है ना बल भी शायद केंद्र में नहीं होगा। इसके अलावा अगर आप देखें तो अब जो मैं आपको बताना चाह रहा था, जो बहुत सारे ऐतिहासिक मैंने अपनी पिछले कार्यक्रमों में अपने चैनल पे और दूसरे जो है ना मीडिया हाउसेज में भी ये कहा है, बड़ा ऐतिहासिक जो है ना ये काल रहा। वन रैंक वन पेंशन, न्यू एजुकेशन पॉलिसी, न्यू पार्लियामेंट, यूसीसी लेकर के उत्तराखंड में नारी शक्ति वंदन अधिनियम, 3 तलाक से मुक्ति, आर्टिकल 370 के हटने के बाद 30 साल बाद वहां पर मुहर्रम का जुलूस बहाल हुआ, वहां पर थिएटर खोले गए, जीएसटी को ये लेकर के आए। कोरोना काल में ऐतिहासिक काम हुआ, कोरोना की वैक्सीन 2 बार और बूस्टर डोज पूरे देश को फ्री लगाई गई। राम मंदिर बनाया गया, करतारपुर कॉरिडोर बनाया गया, अबू धाबी में मंदिर बनाया गया। कांग्रेस तो भारत में नहीं बना पा रही थी, 35 एकड़ का विशाल मंदिर अबू धाबी में हमारा बना। इसके अलावा हमने जो है ना काशी विश्वनाथ कॉरिडोर की भी मतलब हमारी केंद्र की सरकार ने बनाया गया, केंद्र की सरकार के काल में। इसके अलावा भारतीय पासपोर्ट की अंतरराष्ट्रीय स्तर पे ताकत बहुत अधिक बढ़ी। बहुत सारे ऐसे देश थे जहां पे गृह युद्ध चल रहा था या युद्ध के हालात आपस में थे, उससे भारतीय जो हमारे सिटीजन्स थे, हमारे नागरिक थे या हमारे स्टूडेंट्स थे, उनको जो अलग अलग देशों से इस 10 वर्ष के कार्यकाल में निकाला गया, जो कि पहले कभी नहीं हुआ था। ये सारे ऐतिहासिक कार्य हैं। इसके अलावा भारत म्यांमार बॉर्डर पे जो है ना 1600 किलोमीटर की बाड़ लगाई जा रही है। भारत रिकॉर्ड स्तर पे हाईवे बना रहा है। एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, मैं पहले जब गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड देखता था तो भारत की तरफ से होता था भाई किसी कोई ज्यादा भाग रहा है उसका नाम, किसी की मूंछ बड़ी है उसका नाम, किसी के बाल जिसने लंबे कर रखे हैं, ऐसे ऐसे रिकॉर्ड गिनीज वर्ल्ड बुक में हमारी तरफ से भारतीयों के होते थे। आज हम देखते हैं वर्ल्ड बुक रिकॉर्ड में क्या है, भारत दुनिया का सबसे बड़ा खाद्य सुरक्षा कार्यक्रम चला रहा है। भारत ने 24 करोड़ लोगों को बिलो पॉवर्टी लाइन से ऊपर उठा दिया, गरीबी रेखा से ऊपर उठा दिया है। ये एक देश कई देशों की आबादी से भी बहुत ज्यादा है। भारत ने किसान सहायता कार्यक्रम चलाए हैं, किसान सम्मान निधि के तहत प्रत्येक किसान के अकाउंट में 6,000 रुपए वार्षिक तौर पे दिए जा रहे हैं। 3 लाख करोड़ रुपए अभी तक डीबीटी के माध्यम से ट्रांसफर भी हो चुके हैं। भारत ने ग्रामीण रोजगार गारंटी कानून, आवास योजना कार्यक्रम चलाए हैं। ये सब जो है ना अब गिनीज वर्ल्ड बुक में आता है। भारत रिकॉर्ड स्तर पे हाईवे बना रहा है, सबसे लंबी सुरंग बना रहा है, और सरदार वल्लभ भाई पटेल की जो मूर्ति की स्थापना की गई है, और भारत सबसे बड़े अपने डैम बना रहा है। ये सब अब गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड का हिस्सा है। अब ये यूपीए की तरह फलानी मूछ और ये नहीं है। भारत ने इन जो है ना अपनी योजनाओं के जो नाम भी हैं वो भी अलग अलग जो है ना राष्ट्रभक्तों को उनको समर्पित है। ना केवल पहले केवल आप देखेंगे स्कॉलरशिप हो, रोड हो, रेलवे स्टेशन हो, कोई बड़ी योजना, उनके नाम केवल गांधी परिवार, इंदिरा, राजीव के नाम पे रखे जाते थे। अब अलग अलग महापुरुषों के नाम पे वो नाम जो रखे जाते हैं, और भारत के जो प्रतिष्ठित पद्म सम्मान है, पद्म पुरस्कार हैं, वो भी जो है ना अब जो है ना एक मतलब जो है ना मेरिट के आधार पे जो गरीब से गरीब या उसका जो है ना जिसने जेन्युइनली काम किया हुआ है उनको जो है ना पद्म सम्मान दिया जाता है। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो क्षेत्रीय दलों का दबदबा जो है ना अब की बार बहुत बढ़ के आया है। डीएमके ने 22 सीटें जीती हैं तमिलनाडु में, टीडीपी ने जो है ना बहुत अधिक सीटें जीती है, वाईएसआर कांग्रेस ने भी आंध्रा में सीटें जीती हैं। तो जो क्षेत्रीय दल है उनका दबदबा अब की बार बढ़ा है। जो भारतीय जनता पार्टी की सीटें कम हुई वो कांग्रेस इंडी गठबंधन के अलायंस पार्टनर और क्षेत्रीय दलों में बटी। इसके अलावा अगर आप देखेंगे कि आने वाले समय में इसका क्या असर पड़ेगा, इस पे अगर आप सोचेंगे तो परिवारवाद को ये बढ़ावा है। अगर आप देखेंगे तो अखिलेश यादव, डिंपल यादव, अक्षय यादव, आदित्य यादव और धर्मेंद्र यादव एक ही परिवार के 5 सदस्य। इसी प्रकार से मीसा भारती आप देखेंगे तो ये परिवारवाद को इस इलेक्शन के बाद और ज्यादा बल मिलेगा, बढ़ावा मिलेगा। इसके अलावा अगर आप बात करेंगे कि ये सरकार किस प्रकार से चल पाएगी या टीडीपी जो है ना
और जेडीयू का आगे जाकर के दो जितनी भी सरकारें पहले रही हैं, ये एक भ्रम है लोगों के मन में कि ये सरकार नहीं चल पाएगी, ये स्थिर नहीं होगी, बीच में चुनाव हो सकते हैं। इसके लिए भारतीय जनता पार्टी के साथ इन दलों को जो है ना अपना गठबंधन स्टेट में भी तोड़ना पड़ेगा। वहां पे भी जेडीयू की और बीजेपी की सरकार है बिहार में। स्टेट से गठबंधन तोड़ेंगे तभी जाके यहाँ गठबंधन टूटेगा। इसी प्रकार से टीडीपी के साथ जो भारतीय जनता पार्टी वो आंध्रा में अलायंस पार्टनर है, वहां से गठबंधन तोड़ेंगे तब यहाँ पे गठबंधन टूट सकता है। ये लेकिन ये ऐसा नहीं करेंगे, ये सीटों का उलटफेर है। इसके अलावा बिहार और आंध्रा को विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग जो है ना, ये दोनों राज्य हमेशा से करते रहे हैं। कुछ कैबिनेट मिनिस्टर्स पे आगे पीछे हो सकता है, लेकिन ये सरकार चलेगी। ये उस प्रकार से नहीं है जैसे हमारे अटल बिहारी वाजपेयी जी की 99 में 1998 में जो सरकारें थी वो भी गठबंधन सरकारें थी। उसमें भी जो है ना 11-12 से अधिक दल थे। उसमें भी 25 से 30% सीटें दूसरी 25 से 30% केंद्रीय मंत्री के पद जो है ना दूसरी पार्टियों को गए हुए थे। लेकिन ये दूसरी सरकार है, यहाँ पे अपना ही जो है ना पार्टी 240 सीटें लेके आई है, जो पूरे इंडी गठबंधन से भी अधिक है, अकेली भारतीय जनता पार्टी की सीटें। तो ये सरकारें चलेंगी और कोई कह नहीं सकता कि हो सकता है कि जो इंडी गठबंधन है उनके दलों में भी तोड़फोड़ हो सकती है। वो ये मान करके चल रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी की या एनडीए की इस सरकार को अस्थिर करेंगे, लेकिन उनका ध्यान अपने दलों पे नहीं है, कभी उनके जो दल है वो ना अस्थिर हो जाएं। तो ये विश्लेषण था। हो सकता है मैं इसकी दूसरी कड़ी, दूसरी श्रृंखला या दूसरा एपिसोड भी लेकर के आऊं जिसमें राज्यवार इसको वो करूं। तो आप सबसे निवेदन है कि मैं आमतौर पर ये कहता नहीं हूं कि आप इसको शेयर कीजिएगा और इसको अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाने का प्रयास कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।